अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं एक खौफनाक बस में मुर्दों के साथ सफ़र की कहानी, एक रूह की ज़बानी। आज से 70 साल पहले एक खौफनाक वाक़या मेरे साथ पेश आया जो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि दुनिया में वाकई रूहें होती हैं। मैं गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर था और स्कूल मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं हमेशा बस पर सफ़र करके स्कूल जाता था और इसी बस पर वापस घर भी आता था। इस ज़माने ट्रैफिक इतनी नहीं होती थी। हमारे गांव में फ़कत वो ही एक बस होती थी। पुराना वक्त था, न ज़्यादा बिजलियाँ थीं न रोशनियाँ, लालटेनों और मोमबत्तियों का ज़माना था। ये वाक़या तब का है जब मोटरसाइकिल, टैक्सी और कारें वगैरह नहीं होती थी। इस ज़माने हमारे गांव में सिर्फ एक ही बस आती थी। वो बस बहुत पुरानी थी। एक दिन हमारे स्कूल में एक तकरीब थी और मुझे स्कूल जल्दी पहुंचकर बहुत सारे इंतज़ामात देखने थे। मैंने सोचा अगर सुबह निकला तो देर हो जाएगी, इसलिए मैंने रात को ही स्कूल जाने का फ़ैसला कर लिया ताकि अगली सुबह स्कूल पहुंचकर इंतज़ामात कर सकूं। मैं अपने घर से निकला और गांव की कच्ची सड़क पर चलने लगा। मैं जानता था रात के वक्त वो बस नहीं आएगी, इसलिए मैं पैदल जाने लगा। मगर कच्ची सड़क पर आते ही मुझे सामने दूर वो बस चलती नज़र आई। मैं खुश हो गया कि चलो बस पर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो बस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैं भी तेजी से चलता हुआ इस बस के पास जाने लगा। चलने के साथ साथ मैं इस बस वाले को आवाज़ें भी दे रहा था कि रुक जाओ, रुक जाओ, मगर वो बस अपनी कम रफ्तारी से चलती रही। मैं भागने लगा और भागकर इस बस को रोकना चाहता था। मैं ज़ोर ज़ोर से इस बस को रोकने के लिए आवाज़ें दे रहा था। फिर कुछ आगे जाकर वो बस रुक गई। बस के ड्राइवर ने खिड़की से सर निकालकर मुझसे कहा, जल्दी आओ भाई, हमें देर हो रही है। मैं जल्दी से भागकर इस बस में बैठ गया। इस बस में 40 के करीब और भी मुसाफिर थे। मैं आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। मुझसे बराबर वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी और एक नौजवान लड़की भी थी। ड्राइवर ने मेरे बैठते ही बस स्टार्ट कर दी और थोड़ी ही देर में वो बस चलने लगी। वो बूढ़ा आदमी मेरे करीब होकर बैठ गया और मुझसे पूछा, तुम कौन हो बेटा और तुमने कहाँ जाना है? मैंने मुस्कुराते हुए इनको जवाब दिया, बाबा जी, गांव के स्कूल में मेरी ड्यूटी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। मेरी बात पर इस बाबा ने अजीब जवाब दिया, यहाँ सब मुसाफिर हैं बेटा। मैंने इस बूढ़े की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि बाहर हर तरफ अंधेरा था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हमारी बस तेज रफ्तारी से चल रही थी। फिर हमारी बस अचानक एक बहुत बड़े दरख्त से टकरा गई, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और बस एक बार फिर चलने लगी। मैं बोर हो रहा था, फिर भी मैंने यूं ही बात करने के लिए इस बाबा से पूछा, आपने कहाँ जाना है बाबा? तो इस बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा, यहीं पास ही मेरा घर है। मैंने इस बूढ़े बाबा से नजरें हटाकर बाकी मुसाफिरों को देखा, जिनमें से आधे लोग सो रहे थे और बाकी सब मुसाफिर इधर उधर देख रहे थे। फिर इस बूढ़े बाबा ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक दो, मेरा घर आ गया है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। चांद की तेज रोशनी में बाहर सब कुछ साफ नजर आ रहा था, लेकिन ये देखकर मैं एक सदमे में आ गया। बाहर तो चारों तरफ कब्रिस्तान था। फिर इस बूढ़े आदमी का घर कहाँ था? इस बूढ़े ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा घर आ गया है बेटा, मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। मैंने कुछ हैरत भरी नजरों से बस की खिड़की से बाहर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, हर तरफ कब्रें थी। मुझे इस बूढ़े बाबा की याददाश्त और ज़हनी तवाज़ुन खराब लगने लगे। मैंने कुछ उलझते हुए इस बूढ़े बाबा से पूछा, यहाँ कहाँ है आपका घर?
یہاں تو سب قبریں ہیں بابا جی۔ وہ بابا مجھے دیکھ کر مسکرایا، پھر انہوں نے باہر ایک پھٹی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی تو ہے میرا گھر۔ یہ بول کر وہ بوڑھے بابا اس بس سے باہر نکل گئے۔ میں کھڑکی سے باہر انہیں حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ اس بوڑھے بابا نے آخری بار پلٹ کر میری طرف دیکھا اور عجیب انداز میں مسکرائے، اور پھر میری نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ بوڑھا آہستہ آہستہ اس پھٹی ہوئی قبر کے اندر داخل ہونے لگا۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ ڈر اور خوف سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر میری نظر اس قبر کی تختی پر پڑی جس پر نام لکھا تھا امام دین، وفات 1970، عمر 80 سال۔ میں نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ ڈر اور خوف سے میرا جسم کانپنے لگا۔ پھر میرے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ میں نے پانی کا گلاس اس لڑکی کے ہاتھ سے لے کر کہا، شکریہ۔ اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا، آپ گھبرائے ہوئے ہیں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، یہاں جو میرے پاس والی سیٹ پر ایک بابا جی بیٹھے تھے، آپ نے ان کو کہیں دیکھا؟ تو اس لڑکی نے حیرانگی سے پوچھا، کون سے بابا؟ یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ اب مجھے یقین آیا کہ وہ بوڑھا کوئی انسان نہیں تھا۔ میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا تھا، کچھ ایسا جو انسانی ذہن قبول نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا ابھی اس کے بعد جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ پہلے سے کئی زیادہ عجیب اور پراسرار تھا۔ میں سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اسی وقت ایک چھوٹی بچی میرے پاس سے گزری اور اس نے ایک عجیب و غریب بات کہی جسے سن کر میں صدمے سے گنگ رہ گیا۔ یہاں سب مر چکے ہیں، یہ بول کر وہ چلی گئی۔ لیکن میں اس کے بولے ہوئے جملے پر حیران تھا۔ آخر کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ پھر میں نے اپنی پاس بیٹھی ہوئی لڑکی سے پوچھا، یہ بچی کون تھی اور کیا کہہ رہی تھی؟ اس لڑکی نے ناگواری سے کہا، پتہ نہیں، کوئی پاگل لگتی ہے، آپ چھوڑیں۔ آپ یہ بتائیں آپ کہاں سے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں نے اس لڑکی کی بات پر اس بچی کو نظر انداز کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ میں نے کہا، میرا نام کامران فیصل چودھری ہے، میں سمر پور گاؤں سے ہوں اور یہاں پاس ایک گاؤں میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میری بات پر وہ مسکرا کر بولی، میرا نام ثنا ادریس ہاشمی ہے، میری عمر 20 سال ہے اور میں MSc کر رہی ہوں۔ میں ثنا کی بات پر مسکرا دیا۔ پھر اس نے کہا، اچھا میرا سٹاپ آ گیا ہے، میں یہیں اتر رہی ہوں، پاس ہی میرا گھر ہے۔ میں نے ثنا کو خدا حافظ کہا اور پھر ثنا بس سے اتر گئی۔ پھر مجھے بس میں گرمی کا احساس ہوا اور میں کھڑکی کھول کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ باہر قبرستان تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے باوجود قبرستان ختم ہی نہیں ہو رہا؟ میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں باہر قبرستان کو دیکھتا رہا۔ باہر قبریں ہی قبریں تھیں۔ پھر اچانک میری نظر ایک قبر پر پڑی۔ اس قبر کا کتبہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ اس پر لکھا تھا، ثنا ادریس ہاشمی، عمر 20 سال۔ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ یعنی ثنا بھی ایک مردہ تھی؟ اگر ثنا مر چکی تھی تو میرے ساتھ بیٹھی باتیں کون کر رہی تھی؟ میں گھبراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ غلط لگ رہا تھا۔ بس پر مزید 40 افراد تھے۔ ان میں سے کچھ سو رہے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے۔ مجھے اتنا تو پتا چل چکا تھا کہ میرا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے میں بھاگ کر ایک عورت کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آنٹی اس بس سے نیچے اتر جائیں، یہ بھوتوں والی بس ہے۔ یہاں پہ ایک بوڑھا آدمی مردہ بیٹھا تھا اور ایک لڑکی مری ہوئی بیٹھی تھی اور باہر سارا قبرستان ہے اور ان دونوں کی قبریں ہیں۔ اس عورت نے مسکرا کر دیکھا اور کہا، مجھے کچھ نہیں پتا بیٹا، میں تو خود مر چکی ہوں۔ میں گھبراتے ہوئے وہاں سے بھاگا اور کلمہ پڑھنے لگا،
یا खुदाया, ये कैसी बस है जहाँ इतने मरे हुए लोग हैं। मैं भागते हुए एक और आदमी के पास गया और कहा, अंकल यहाँ से भाग जाएं, यहाँ कुछ मुर्दा लोग हैं। वो अंकल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा कौन मुर्दा लोग, यहाँ तो सब मर चुके हैं, यहाँ तो कोई जिंदा इंसान नहीं है। मैंने कांपते हुए जिस्म के साथ बस में बैठी सवारियों को देखा। इनकी आंखें बहुत अजीब थी। अचानक मुझे एहसास हुआ इस बस में बैठे तमाम मुसाफिर मर चुके थे, वहाँ सिर्फ मैं जिंदा था और ये इंकिशाफ दिल दहला देने वाला था और खौफनाक था। फिर मैं भागकर ड्राइवर के पास गया और गुस्से से बोला, आपको शर्म नहीं आ रही? सब मरे हुए लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपकी बस में कोई एक इंसान भी जिंदा नहीं है, ये सब सवारियां मर चुकी हैं। मेरी बात पर वो बस ड्राइवर गुस्से से बोला कि मैं जानता हूँ ये सब मर चुके हैं, लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं भी मर चुका हूँ, बाहर सारा कब्रिस्तान है। मैं बस ड्राइवर की बात सुनकर मजीद सदमे में आ गया और खौफ से पसीना पसीना हो गया। वाकई वहाँ सब मर चुके थे। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? फिर इस ड्राइवर ने एक ऐसा जुमला कहा जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। इस बस ड्राइवर ने कहा कि हम सब मर चुके हैं, लेकिन जिंदा तो तुम भी नहीं हो, तुम भी मर चुके हो। मैंने हैरत और शौक की मिली जुली तबीयत से इस बस ड्राइवर को देखा और गुस्से से बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे सामने सही सलामत और जिंदा खड़ा हूँ। इस बस ड्राइवर ने कहा कि तुम मानो या ना मानो, तुम भी मर चुके हो कामरान। और मुझे लगा बस ड्राइवर पागल हो गया है। वो बस चलती जा रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि बस रोको, मुझे नीचे जाना है। वो मेरी बात पर मुस्कुराकर बोला, नीचे उतर कर कहाँ जाओगे? बाहर हर तरफ कब्रिस्तान है, तुम कभी भी इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल पाओगे। इस बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। मैंने चलती हुई बस से नीचे छलांग लगा दी और बस से बाहर निकल आया। वो बस चलती हुई दूर जा रही थी। मैं इसे जाता हुआ देख रहा था। मैंने सुकून का सांस लिया और खड़ा हुआ। इन मुर्दों की बस से मेरी जान छूट चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक काफी डरा हुआ था। मैं खड़ा हुआ और पैदल चलने लगा। मेरे चारों तरफ कब्रिस्तान था और कब्रें ही कब्रें थी। दूर दूर तक फैला हुआ वो कब्रिस्तान ऐसा लग रहा था जैसे कभी नहीं खत्म होगा। मैं इन कब्रों में से रास्ता बनाता हुआ आगे जा रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और अंधेरे में रास्ता ढूंढना भी काफी मुश्किल हो रहा था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। चांद की हल्की सी रोशनी के सहारे मैं चलता जा रहा था। इन मुर्दों की बस ने मुझे इस कदर खौफज़दा कर दिया था कि मेरे लिए कदम उठाना मुश्किल हो गया था। फिर चलते चलते मेरा पाँव अचानक किसी पत्थर से टकराया और मैं नीचे गिर गया। अब जो मैंने सर उठाकर इस पत्थर को देखना चाहा जहाँ से मेरा पाँव टकराया था, तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक कब्र थी। फिर मेरी नज़र इस कब्र के कुतबे पर पड़ी, जिस पर नाम देखकर मैं सदमे से गंग रह गया। मास्टर कामरान फैसल चौधरी, ये तो मेरा ही नाम था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इस तख्ती को देखता रहा। फिर मुझे इस बच्ची का कहा हुआ जुमला याद आया, यहाँ सब मर चुके हैं। इसका मतलब मैं भी मर चुका था। मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सच तो ये था कि मैं भी मर चुका था। उस वक्त जब हमारी बस एक दरख्त से टकराई थी, तो इस वक्त बस के सारे मुसाफिर मर गए थे। वो कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि इस हादसे ने हम सब की जान ले ली थी। और इसके बाद जब मैं बूढ़े बाबा और सना से बातें कर रहा था, उस वक्त भी मैं मरा हुआ था, मैं जिंदा नहीं था। वो बस और हमारी रूहें आज भी इसी कब्रिस्तान में भटक रही हैं।